हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो आर्ट एंड कल्चर ये पीटी 365 है। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कुतुब शाही स्थापत्य कला। तो ये सुर्खियों में क्यों है तो देखते हैं। हाल ही में गोलकोंडा या गोलकुंडा किले के कुतुब शाही मकबरे में स्थित बावड़ी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में किसको शामिल किया गया है, किसको नहीं किया गया है, किसको पुरस्कृत किया गया है, किसको नहीं किया गया है, ये आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ये है बावड़ी, ये कुआं है, बावड़ी का मतलब कुआं होता है। तो इसी को मतलब एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, अच्छे से आपको याद भी रहेगा। अन्य संबंधित तथ्य की अगर हम बात करें तो गोलकोंडा किले तेलंगाना की बावड़ी 16वीं सदी में निर्मित एक कुआं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये किला है कहाँ पे और इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था। यह संरचना फारसी शैली में निर्मित है, ये भी ध्यान देंगे। ये फारसी शैली में है। यहाँ पर आपका क्या कर देगा कि अरबी शैली या इस्लामिक शैली, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये जो है कहीं ना कहीं मस्जिद जैसा लग रहा है, तो ये इस्लामिक शैली से ही होगा। तो ऐसा नहीं है, ये फारसी शैली में निर्मित है। तो इस चीज़ को आप बखूबी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल घुमा दिया जाएगा और आपको यही लगेगा कि हाँ इस्लामिक शैली में ही बना होगा, ठीक है। इस स्मारक को विशिष्टता का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है: उत्कृष्टता पुरस्कार, विशिष्टता पुरस्कार, मेरिट पुरस्कार, विरासत के संदर्भ में नए डिजाइन के लिए पुरस्कार और सतत विकास के लिए विशेष मान्यता का पुरस्कार। तो ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो गोलकुंडा किला है ये कहाँ पर है और किस चीज़ को यहाँ पर यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है, इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था। बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्दावली दी हुई है, इसको देख लेते हैं। शब्दावली नहीं है, मतलब इसके बारे में दिया हुआ कि यूनेस्को एशिया पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, क्या है। तो कह रहा है कि यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2000 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए की गई थी। तो थोड़ा सा ये डेट आप ध्यान रखेंगे, वर्ष ध्यान रखेंगे, डेट नहीं वर्ष। यहाँ पर वर्ष घुमा देगा आपको कि 3000 में किया गया था, 5000 में किया गया था। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान में देंगे। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाओं और इमारतों के पुनर्निर्माण, संरक्षण और रूपांतरण जैसे कार्यों में लगे निजी व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देता है। तो यहाँ पर आपका कर देगा कि ये निजी नहीं, सार्वजनिक व्यक्तियों। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ये निजी व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देता है, ठीक है। ये चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी इनके संरक्षण में, इनके विरासत में, इनके पुनर्निर्माण में जो भी काम करते हैं वो निजी संगठन हो उनको, या निजी व्यक्ति हो या कोई निजी संगठन हो, तो उनके भी प्रयासों को यहाँ पर मान्यता दिया जाता है। ऐसा कि नहीं कि केवल गवर्नमेंट के लोग ही यहाँ पर निर्माण करें तो केवल उन्हीं को मान्यता दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। भारत के अन्य पुरस्कार विजेता स्मारक अब और देखते हैं, यानी और किसको किसको उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई, इसको मिला है। यह संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको समूह का एक हिस्सा है। पहले इसे पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में किसे जाना जाता है। तो ध्यान देंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो आपका है उसको ये प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है, इस संग्रहालय को। अगले को जो उत्कृष्टता मेरिट पुरस्कार मिला है यहाँ पर, इसको ध्यान देंगे। इसको तो उत्कृष्टता मिला है, लेकिन मेरिट किसको मिला है तो डोमकोंडा जिला, कम्मारेड्डी, तेलंगाना। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कहता है कि केवल एक युग में सही है, केवल 2 युग में सही है, केवल 3 युग में सही है, सभी चारों युग में सही है। तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो डोमकोंडा जिला है, डोमकोंडा जो किला है ये कहाँ पर है
कम्मा रेड्डी भी दे देगा आपका, या दे देगा डोमकोंडा किला। तो ये तेलंगाना में है। लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम पढ़ के लग रहा है कि तमिलनाडु का भी हो सकता है, केरला का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये तेलंगाना का है, ठीक है। इसके सामने अगर तमिलनाडु भी दे देगा तो भी आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये लोकेशन जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसको कब बनाया गया था? तो 18वीं सदी के दौरान बनाया गया था। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों का एक ऊंचा परिसर है जो किले की दीवार का निर्माण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका ये भी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट है ना, तो क्या करेगा, यहाँ पर कह देगा कि लाल बलुआ पत्थर का एक ऊंचा परिसर है। यहाँ पर आपको घुमा देगा, कह देगा कि लाल बलुआ पत्थर का एक ऊंचा परिसर है, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर किसका है? ग्रेनाइट चट्टानों का, ठीक है। ये विशेष करके ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इससे संबंधित हम PYQ भी लाएंगे, आर्ट एंड कल्चर का PYQ भी आपसे सॉल्व करवाया जाएगा। नहीं कुछ तो 100 तो करवाया ही जाएगा हर एक चैप्टर से, ठीक है। अगला है भायखला स्टेशन मुंबई। भायखला, तो थोड़ा सा ऐसे नाम चल रहा है कि भाई वगैरह, ये सब जो लैंग्वेज है वो उधर ही चलता है, महाराष्ट्र के तरफ, मुंबई में ही। तो ये जो भायखला स्टेशन है ये महाराष्ट्र मुंबई में है। यह एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और यह 1853 ईस्वी से ही परिचालन में है। तो बस आपको ये लोकेशन ध्यान रखना है कि भायखला स्टेशन है कहाँ पर, और बाकी तो ये आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि भायखला नाम बहुत पुराना हुआ, बहुत पुराना लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पुराना ही होगा। थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि 1853 में, कहीं आप ये दिमाग ना लगा दें कि 1853 में तो डलहौजी ने निर्माण किया था रेलवे लाइन का, ये सब चीज़ों का। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एक्स्ट्रा माइंड लगा करके बोल दें कि 1853 में इसका परिचालन हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, ये डोमकोंडा किला है तेलंगाना का, और ये भायखला स्टेशन है। अब देखते हैं कुतुब शाही स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला की शैली कैसी है? तो ये इंडो इस्लामिक है। कुतुब शाही स्थापत्य कला की जो शैली है ये इंडो इस्लामिक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि जो गोलकुंडा की जो बावड़ी है, इस बावड़ी की संरचना कैसी है? तो ये फारसी शैली में निर्मित है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे आप। किला कैसा है? ये जो कुतुब शाही स्थापत्य कला है, यहाँ इसी के बारे में हम पढ़ें, कुतुब शाही स्थापत्य कला। तो कुतुब शाही स्थापत्य कला जो है वो इंडो इस्लामिक में है, जबकि जो बावड़ी बनी हुई है वो फारसी शैली में है। ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। इमारती पत्थर, इसमें या यूज किया हुआ है तो ब्लैक बेसाल्ट का उपयोग किया गया है, ठीक है। यानी जो ये कुतुब शाही स्थापत्य कला है इसमें ब्लैक बेसाल्ट का उपयोग किया जाता है। इसका काल ध्यान में रखेंगे 1518 से 1687 AD। अब इसकी हम विशेषताएं देखते हैं। इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है। तो ये देख सकते हैं गोलकुंडा किला, ये देखिए इसके बारे में बात कर रहा है। ये कुतुब शाही है, तो ये देख सकते हैं कुतुब शाही इसी शैली की बात कर रहा है। तो ये इमारत आप देख सकते हैं, ये ब्लैक बेसाल्ट का उपयोग, ये देख सकते हैं ब्लैक से दिख रहे हैं, ठीक है। इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है। यानी ये देख रहे हैं, ये मीनार है, ये मीनार है, गुंबद नहीं है। गुंबद आपका कैसे होता है? गुंबद ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके का गुंबद आपका होता है। लेकिन मीनार जो होता है वो कुछ इस तरीके की संरचना होती है मीनारों की, ऐसे करके कुछ इस तरीके की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीनार होता है, जैसे ये देख लीजिए ये मीनार है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहली विशेषता यही है। आपको लगेगा कि नहीं गुंबद तो होगा ही होगा, मीनार क्यों होगा? या दे देगा कि दोनों यूज होता है, तो आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है मीनार भी हो और गुंबद भी हो। तो इससे इन चीज़ों से बचना है। यहाँ पर इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का यूज किया गया है और इमारतों पर किया गया अलंकरण और सजावट उत्कृष्ट है। विशेष रूप से इमारतों के मुंडेरों को अधिक अलंकृत किया गया है। तो आपको तो पता ही है कि ये तो हर एक, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई भी स्थापत्य कला हो, उनमें ये जो अलंकरण होता है वो बहुत ही उत्कृष्ट तरीके का होता है। वो लोग पहले के ज़माने में बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं जीनियस होते थे उन सब चीज़ों में, कारीगरी में। तो ये तो इसकी विशेषता नॉर्मली सभी चीज़ों में देखी जाती है। अगला, टाइल्स के उपयोग के साथ कहीं कहीं स्टूको या कट प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया है, यानी टाइलें भी लगी हुई हैं। तो ये तो नॉर्मली है, लगा ही होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मकबरे हैं सारे, तो इससे में मतलब नहीं है, इसे आप बस देख के छोड़ दीजिएगा।
अब देखते हैं कुतुब शाही राजवंश के प्रमुख स्मारक। ठीक है, ये कुतुब शाही राजवंश के हैं। तो दे देगा आपसे, यहाँ पर कर देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कुतुब शाही राजवंश के प्रमुख स्मारक हैं। तो नाम को याद करते हुए आप चलेंगे, जैसे कि ये गोलकुंडा किला। आपसे सब नहीं पूछेगा, फेमस फेमस ही पूछेगा। गोलकुंडा एक किलेबंद दुर्ग है। यह कुतुब शाही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो ध्यान देंगे पीसीएस वाले भी, जो यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं 14 मई को, तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि कुतुब शाही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। और आपका सितंबर में ही फिर से बीपीएससी है, 69th बीपीएससी है, तो उसके लिए भी आप अभी से तैयार हो जाइए। तो ये कह रहा है कि जो कुतुब शाही राजवंश थी उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गोलकुंडा। और ये गोलकुंडा क्या है? गोलकुंडा एक किलेबंद दुर्ग है, ना कि मस्जिद या कोई सराय खोल कर देगा, ऐसे करके कुछ भी कर देगा। तो ध्यान देंगे ये किलेबंद एक दुर्ग है। गोलकुंडा किला तो खैर नाम से ही लग रहा है आपको। इसके परिसर में स्थित स्मारक फारसी, पठान और हिंदू स्थापत्य शैली का मिश्रित रूप है। यानी इसके परिसर में स्थित जितने भी स्मारक हैं उसमें फारसी शैली भी आपको दिखेगी, पठान शैली भी आपको दिखेगी, हिंदू शैली भी आपको दिखेगी। यानी यहाँ पर मिश्रित रूप देखा जाएगा इस किले में। तो विशेष करके ये ध्यान देंगे। ठीक है, इसके निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान देंगे स्थानीय ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। और ग्रेनाइट कैसा है आपका? अभी हमने पढ़ा कैसा है, ब्लैक। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रेनाइट है केवल ब्लैक ही होता है। आप देखे होंगे जो घर में जो किचन वगैरह में जो लगते हैं नीचे फर्श वर्श में, तो वो हर एक कलर के होते हैं, तो उसको रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे विशेष करके कि ये ग्रेनाइट से निर्मित है। ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। लाल बलुआ पत्थर यहाँ पर कर देगा तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज जाएंगे। तो ये चीज़ आप माइंड में बिठा के रखेंगे कि ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है। इन ऐतिहासिक इमारतों की सतह जटिल नक्काशीदार प्लास्टर वर्क से सुसज्जित है। इसके अलावा कुछ इमारतों पर पॉलिशदार टाइल्स का काम भी किया गया है। तो देख रहे हैं टाइल्स भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इन मकबरों की स्थापत्य कला बीदर के आरंभिक बहमनी मकबरों के ज्यामितीय डिजाइनों से व्युत्पन्न है। हालांकि यहाँ किया गया स्टीको अलंकरण बहमनी मकबरे की तुलना में अधिक जटिल और व्यापक है। तो इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब बस एक कहानी की तरह पढ़ के छोड़ दीजिएगा। जो जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है वो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अब देखते हैं चार मीनार के बारे में। यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बना है, जिसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित 4 विशाल मेहराब पर निर्मित किया गया है। तो बुद्ध का जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है, वहाँ भी आप देखेंगे कि चारों दिशाओं में 4 सिंह हैं। तो इस चीज़ से यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये जो चार मीनार है, नाम ही इसलिए इसका दिया गया है चार मीनार, क्योंकि ये 4 विशाल मेहराबों पर निर्मित है चारों दिशाओं में। ठीक है, यह प्रभावशाली दृश्यों की एक श्रृंखला के साथ 4 प्रमुख मार्गों के प्रतिच्छेदन को दर्शाती है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे जो सारनाथ के जो सिंह स्तंभ है, वो जो चारों जो शेर हैं वो चारों दिशाओं के बारे में बताते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है कि 4 प्रमुख मार्गों के प्रतिच्छेदन को दर्शाते हैं। इनका निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया। यह दुनिया का पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण चूने के गारे और ग्रेनाइट का इस्तेमाल करके किया गया है। तो आप चार मीनार देख सकते हैं, ये देखिए, ये है चार मीनार। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? इसमें कह रहा है कि चूने के गारे और ग्रेनाइट का इस्तेमाल करके किया गया है। तो आप देख सकते हैं चूने के गारे, इससे ये वाइट हो गया है बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। चार मीनार और चार कमान का नगरीय स्थापत्य द्वितीय इस्लामिक सहस्त्री की शुरुआत के प्रतीकात्मक और औपचारिक अर्थ के साथ गहराई से जुड़ा है। यह सिया नगर नियोजन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिया नगर नियोजन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो गोलकुंडा का किला भी दे देगा, चार मीनार भी दे देगा। तो आप ध्यान देंगे कि जो चार मीनार है वही सिया नगर नियोजन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। अब कुतुब शाही मकबरे को देख लेते हैं। कुतुब शाही मकबरों में कुतुब शाही राजवंश के शासकों के प्रमुख 7 मकबरे शामिल हैं। समग्र परिसर में 30 मकबरे, मस्जिदें और 100 स्नानागार शामिल है। उपयोग की गई सामग्रियां, अब ये जो कुतुब शाही मकबरे हैं
इसमें क्या क्या सामग्री उपयोग की गई है, तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पर ग्रेनाइट का यूज होगा तो यहाँ भी ग्रेनाइट का ही यूज होगा, ये चीज़ आप ध्यान में देंगे। तो देखते हैं, प्लास्टर अलंकरण के साथ अलंकृत भूरे रंग के ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था। यहाँ मौजूद अधिकतर संरचनाएं मकबरों के रूप में हैं, जिसका निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। मकबरे वस्तुतः नुकीले मेहराबों से घिरे वर्गाकार आधारों पर बनी गुंबदाकार संरचनाएं हैं। यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, एक तो ये भूरे रंग के ग्रेनाइट से बना हुआ कौन, तो कुतुब शाही मकबरे जो हैं। एक ऊंचे चबूतरे पर, यहाँ पर कर देगा कि एक सपाट चबूतरे पर ऐसे कर देगा। तो ध्यान देंगे ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, ऐसे पहले ऊंचा सा चबूतरा बनाते हैं और उसके बाद से फिर इस पे जो भी आपका वो है निर्माण करते हैं वो इसको करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में देंगे कि ऊंचा चबूतरा है ना कि सपाट। ठीक है, अब कुतुब शाही स्थापत्य कला के अन्य प्रमुख उदाहरणों के बारे में देख लेते हैं जो स्मारक हैं, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर काम आएंगे। तो 4 कमान या 4 मेहराब, इसका निर्माण 1592 ईस्वी में करवाया गया था। इसकी उत्तरी मेहराब को मछली कमान कहा जाता है। तो 4 कमान है, तो ध्यान देंगे 4 कमान है ये। तो 4 कमान जो उत्तरी है उसको क्या कहते हैं, मछली कमान। ठीक है, दक्षिणी को क्या कहते हैं, 4 मीनार, और पूर्वी मेहराब को क्या कहते हैं, शंभू प्रसाद, और पश्चिमी को क्या कहते हैं, शेर दिल या सिहर बातिल कहा जाता है। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट बन सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर में क्या है, मछली कमान, दक्षिण में क्या है, 4 मीनार, पूर्व में क्या है, शंभू प्रसाद, और पश्चिम में क्या है, तो आपका शेर दिल या सिहर बातिल ये है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मक्का मस्जिद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस मस्जिद को 2 भागों अर्थात बड़ी मस्जिद और छोटी मस्जिद में विभाजित किया जा सकता है। यह बड़ा आयताकार दरबार तोरणों से घिरा हुआ है। तो ध्यान देंगे यहाँ से आयताकार दरबार, ठीक है, यहाँ पर कर देगा वर्गाकार, जो कि गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान देंगे आयताकार, ठीक है। इसकी सपाट छत मेहराबों पर टिकी हुई है। इन मेहराबों को पत्थर के स्तंभों या ईंट के स्तंभों द्वारा सहारा दिया गया है। तो इसमें पत्थर और ईंट दोनों का यूज़ हुआ है, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान देंगे। दारुल सफ़ा, ये आप सभी को पता है, दारुल सफ़ा फिरोज शाह जो तुगलक था उसने चिकित्सा एक तरीके से चिकित्सा था ये। तो यहाँ पर लोग आकर के चिकित्सीय सुविधा ले सकते थे। दारुल सफ़ा दारुल खैरात में था, दारुल खैरात भी करके था, ऐसा कुछ उसने निर्माण करवाया था, जिसके थ्रू वहाँ पर जो पैसे आते तो लोग स्वेच्छा से जो पैसे देते थे उसके थ्रू वो क्या करता था कि गरीबों की जो लड़कियाँ होती थी उनके शादी वगैरह करता था। तो ये जो दारुल सफ़ा, शफ़ा का मतलब आप सुने ही होंगे कि किसी चीज़ से निजात पाना, यानी किसी चीज़ से छुटकारा पाना। सफ़ा का मतलब होता है छुटकारा। तो जब थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगा लीजिएगा कि सफ़ा यानी निजात पाना, छुटकारा पाना। यदि आपको कोई डिजीज़ हुआ है, ठीक है, आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर जा कर के आप दिखा रहे हैं, चाहे किसी को भी हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, चाहे जानवर हो या कुछ भी हो, तो वहाँ जब हॉस्पिटल में आप जा कर के दिखाएंगे तो उसके बारे में लोग वो करेंगे, पता होगा उनको, वो दवा देंगे, फिर आप उससे क्या होगा, दवा लेंगे और सही हो जाएंगे। तो ठीक इससे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दारुल सफ़ा यह 2 मंजिला इमारत है और इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो 1595 ईस्वी में करवाया गया था। यह यूनानी चिकित्सा का एक अस्पताल तथा साथ ही साथ एक महाविद्यालय भी था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये यूनानी चिकित्सा का एक अस्पताल था और साथ ही एक महाविद्यालय भी था। ये आप देख सकते हैं विद्यालय की तरह लग भी रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान देंगे। बादशाही आसूर खाना, यहाँ आलमों अर्थात इमाम हुसैन द्वारा प्रयोग किए गए रूपांकनों को सहेज कर रखा गया है। यह पूरे सभागार को सुंदर फूलों की सजावट वाले टाइलों से सजाया गया है। इसकी पश्चिमी दीवार पर तुगरा शैली में एक अभिलेख अंकित है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बादशाही आसूर खाना क्या है। तो ये इमाम हुसैन द्वारा प्रयोग किए गए रूपांकनों का सहेज कर रखा गया है। यहाँ पर इसका प्रयोग जो है वो किए होंगे। और यहाँ पर जो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये किस शैली में बनी हुई है। तो इस पर जो इसकी दीवारें हैं उस पर एक अभिलेख अंकित है, वो तुगरा शैली में अंकित है। बस इतना ही आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आप देखते हैं कुतुब शाही राजवंश के बारे में।
ये बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। तो सबसे पहले देखेंगे संस्थापक, तो कुतुबुल मुल्क था। मुख्य शासक कौन कौन से हुए, तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह हुआ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह हुआ, अबुल हसन ताना शाह। यानी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के हिसाब से ये प्रमुख शासक हुए तो क्यों हुए, इन्होंने क्या ऐसे कार्य किए, तो ये सारी चीज़ें जो है मेंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ आप छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य शहर मुहम्मदनगर। यह पूर्व के प्रमुख शहरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध था। यह नगर हीरे और कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कह देगा कि निम्नलिखित में से हीरे और कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए कौन सा प्रसिद्ध था, ये बन जाएगा आपका पीसीएस में, तो वो था मोहम्मदनगर। और यहाँ पर कर देगा कि गोलकुंडा, ठीक है, मोहम्मदनगर के अगर कुछ भी कह देगा कि गोलकुंडा जो है हीरे और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पर घुमा देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हैदराबाद, इस शहर की योजना के निर्माण और स्थापत्य का श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। संस्कृति अगर हम देखें तो तुर्की कबीले कारा क्यूयूनलू से संबंधित थे। इस कबीले का राज्य चिन्ह काली भेड़ थी। तो ध्यान देंगे कि तुर्की कबीले ये किससे संबंधित थे, तो कारा क्यूयूनलू से संबंधित है, और इन कबीले का जो राज्य चिन्ह था वो काली भेड़ थी। नॉर्मली ये छोड़िए किससे संबंधित है, ये इतना ध्यान तो आएगा नहीं, बस नज़र में रखिएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि तुर्की कबीले के जो लोग थे उनका राज्य चिन्ह क्या था, तो वो था काली भेड़। कुतुबशाही शासन के दौरान मंगल मैसाराम के नाम पर महाकाली यात्रा प्रतिवर्ष किया जाता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुतुबशाही शासन के दौरान ये महाकाली यात्रा जो है प्रतिवर्ष किया जाता था। तो आपको लगेगा कि अरे ये लोग क्यों करेंगे, तो बिल्कुल ओवरथिंकिंग नहीं लगाना है। यहाँ पर ये जो महाकाली यात्रा है ये प्रतिवर्ष किया जाता था। किसी भी मंदिर में जाने के लिए हिंदुओं पर कोई तीर्थ यात्रा कर नहीं था, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी मंदिर में जाने के लिए किसी भी हिंदू पर कोई भी तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाया जाता था। कहाँ पर, तो कुतुबशाही राजवंश में, ठीक है। भाषा, इस काल में दरबारी भाषा फारसी थी, जबकि तेलुगु आम लोगों की भाषा थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि दरबारी भाषा आमतौर पर ऐसे जो शासक होते थे उनकी दरबारी भाषा फारसी ही होती थी, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग रहते थे जिनकी आम भाषा होती थी वो अलग अलग होती थी। तो पिछले बार वीडियो में हमने देखा था कि संस्कृत पूजा के लिए था, कन्नड़ कुछ और की चीज़ के लिए था, फारसी किसी और चीज़ के लिए था। तो सेम इसी तरीके से तुलना करके आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो कुतुबशाही राजवंश था उसमें इनकी जो दरबारी भाषा होती थी वो होती थी फारसी, जबकि जो आम लोग बोलते थे वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे तेलुगु, ठीक है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने राज्य में तेलुगु भाषा के विकास को बढ़ावा देने के क्रम में इसे सीखने और इसके लेखन संबंधी कार्य को संरक्षण प्रदान किया। तो जाहिर सी बात है एक अच्छा शासक वही होता है जो अपने प्रजा के बातों को समझे, ठीक है। हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोग हिंदी के प्रति जागरूक हों। अब अच्छे अच्छे रैंक लेकर आ रहे हैं हम इंग्लिश मीडियम में, बन गए डीएम, कहीं ऐसे जगह पोस्टिंग हो गई जहाँ की भाषा ही हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब हर कोई तो इंग्लिश बोलेगा नहीं। आज के डेट में ऐसा तो है नहीं कि हर कोई, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि चलो भाई सारे लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाएंगे, तो ये तो होगा नहीं। तो एक अच्छा शासक, एक अच्छा प्रशासक वही हो सकता है जो वहाँ के लोगों की बातों को समझे, ठीक है, उनको समझ सके। अब मैं बोल रही हूँ अंग्रेज़ी और वहाँ के लोग बोल रहे हैं भोजपुरी, तो भला कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगा लीजिएगा कि ये जो इब्राहिम कुली कुतुब शाह था इसने तेलुगु भाषा के विकास को बढ़ावा देने क्योंकि यहाँ वहाँ के लोगों की आम भाषा ही तेलुगु थी, तो ज़रूरी था कि वो लोगों की बातों को सुने, योजनाएं बनाएं, उनके अनुसार चले, ठीक है, तो अपने प्रजा की बातों को समझे। तो इसलिए उसने क्या किया कि इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया और खुद भी सीखा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। प्रशासन, सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति और पंथ के आधार पर नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर नियुक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं होता था। लिपिक से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पदों पर हिंदू और मुसलमान समान रूप से पात्र थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप अगर आज के डेट में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो इन सारी चीज़ों में जब मेंस में आपका कोई करंट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं या आपसे इंटरव्यू में ही पूछा जा रहा है
कि अगर चलो किसी मुसलमान को ही लेकर के आपसे पूछ ले तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है, आज के डेट में भी ये चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, बशर्ते हमें ये चीज़ें करनी होंगी। तो आप इनके नाम लेकर के आप बता सकते हैं कि इस शासक ने ऐसा किया। फिर अशोक की धम्म नीति को भी आप बता सकते हैं कि अशोक ने धम्म नीति जो अपनाई थी, असल में धम्म नीति कोई धार्मिक कार्य नहीं था, धम्म नीति ही था नैतिकता का पालन करना। तो ये जो सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप मेंस में या इंटरव्यू में बता करके काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, बशर्ते आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि हमें ये इसको यूज कहाँ करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप मेंस में यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सुझाव आप दे सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं है यदि आप तुलनात्मक रूप से आ जाए कि जो बाहरी शासक थे, खास करके अफ़गानिस्तान, ईरान, इस तरीके के जो लोग आए थे हमारे यहाँ, अरब जो थे, उन्होंने इस तरीके का कार्य किया, तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो यहाँ तुलनात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप बैलेंस बना करके आंसर अपना दे सकते हैं। इन सारे लोगों को आप वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। औरंगज़ेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया था, इसके बाद इस राजवंश का अंत हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो औरंगजेब था इसने गोलकुंडे के किले पर अधिकार किया था। तो आपसे ये भी पूछ लेगा पीसीएस में कि गोलकुंडे के किले पर अधिकार किसने किया था, तो वो औरंगजेब ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसको महापाषाण स्थल के बारे में। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में, लेकिन फिर भी यहाँ एक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं और क्या क्या नई चीज़ें खोज हुई हैं, क्या क्या करंट में रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो हाल ही में देश में कई महापाषाण स्थलों की खोज की गई है। महापाषाण के बारे में, महापाषाण समाधि स्थलों या संरचना के निर्माण के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये या तो समाधान स्थलों या किसी व्यक्ति घटना विशेष की स्मृति में निर्मित स्मारक होते थे। तो क्या होता था, जब पहले लोग शवों को दफनाते थे तो ये हमारे लोग हैं ऐसा चिन्हित करने के लिए वो पाषाणों को खड़ा कर देते थे। जो गरीब होते थे वो एक पत्थर लगा देते थे बड़ा सा, जो अमीर होते थे उनकी कब्रों को क्या होता था कि बहुत अच्छे तरीके से उनको चारों तरफ से गोल गोल सा पत्थरों से उसको वो करते थे, घेरते थे, फिर बड़े बड़े पत्थरों को उसमें खड़ा करके अच्छे से बनाते थे, चिन्हित करते थे। तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये निर्मित करते थे ये एक व्यक्ति घटना विशेष की स्मृति में। गैर समाधि वाली महापाषाण संरचनाओं में स्मारक स्थल शामिल है, जैसे कि मिन्हीर। ये गैर समाधि वाली महापाषाण संरचना है कौन, तो मिन्हीर। भारत में मुख्य महापाषाण स्थल प्रायद्वीपीय दक्षिण दक्कन के पठार, विंध्य और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र समावधि। तो ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, जो चीज़ें रही हैं हाईलाइट हम उसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ आप देखिए कि कितने स्थल कहाँ कहाँ से खोजे गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको तो पता ही है कि महापाषाणिक स्थल जो है RS-37 कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है इसका साक्ष्य। तो ये सारी चीज़ें तो मैं भी आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता वाले चैप्टर में। तो यहाँ हम देखते हैं जो करंट में रहा है। तो एक तो रहा है असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाणकालीन मर्तबान मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि दीमा हसाओ जिला है कहाँ पर। तो ये जो दीमा हसाओ जिला है ये है असम में, क्योंकि यूपीपीसीएस जो है उस बार मांडी पूछा था कि मांडी कहाँ पर है। ठीक है, मांडी आपका उत्तर प्रदेश में था। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि लोकेशन भी पूछ लेता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो दीमा हसाओ है ये कहाँ है, तो ये असम में है। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाणकालीन पत्थर के मर्तबान मिले हैं। इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया था। जाहिर सी बात है, जब पूर्वोत्तर में मिल रहा है, जाहिर सी दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंध तो बताएगा कि हाँ संबंध तो आखिर रहा ही होगा। ठीक है, ये संबंध दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से स्थापित हैं। असम में पाए गए पत्थर के मर्तबान लाओस और इंडोनेशिया में पाए गए पत्थर के मर्तबानों के साथ प्रतीकात्मक एवं रूपात्मक समानताएं रखते हैं। तो देखिए अब कहाँ मिला है ये, कहाँ और संबंध किससे है, लाओस और इंडोनेशिया में पाए गए वहाँ के जो पत्थर के मर्तबान हैं वहाँ से। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि ये जो पाए गए हैं दीमा हसाओ में महापाषाणिक कालीन पत्थर के मर्तबान, वो किसके समान पाए गए हैं कि ऐसी ही संरचना, बिल्कुल ऐसी ही समानताएं वहाँ भी पाई गई है, तो लाओस और इंडोनेशिया में। ठीक है, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में महापाषाणकालीन गुफा। अब ये देखिए गुफा,
ये महापाषाणकालीन गुफा कहाँ पर पाया गया है? तो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में। तो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कदबा तालुक में महापाषाण काल की एक शैलकर्तित गुफा मिली है। सामान्यतः महापाषाणकालीन समाधि स्थलों में पत्थर के घेरे और मेन्हीर पाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर पत्थर के घेरे, मैंने वही आपको बताया, इसका मतलब कि पत्थर से उसको अच्छे तरीके से घेरा गया हो तो वो किसी अमीर की कब्र होगी, और एक पत्थर स्पेशली कहीं पर खड़ा मिल रहा है तो किसी गरीब की होगी, वो चिन्हित करने के लिए रख गए होंगे। लेकिन दक्षिण कन्नड़ में मिली गुफा में एक कब्र पर एक वृत्त या शून्य अंकित है। तो ये ध्यान देंगे कि उस पर एक वृत्त है, यानी वृत्ताकार ऐसे कर दिया गया है, ठीक है, और एक शून्य अंकित है उस पर। अब शून्य अंकित क्यों किया है, अब वही लोग जानेंगे इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ अगर हम देखें तो ध्यान देंगे, लोकेशन ध्यान देंगे आपकी कहाँ कहाँ मिला है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी आपको तो पता ही होगा कि ये घेर उड़ देते थे, ये तो थोड़े से कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर। ये मार्तंड सूर्य मंदिर है कहाँ पर? तो ये है जम्मू कश्मीर में। PYQ उठा करके देखिए, पूछा है कि मार्तंड मंदिर किससे संबंधित है, किस देवता से संबंधित है, या अरसवल्ली किस देवता से संबंधित है। अरसवल्ली भी एक सूर्य मंदिर है और मार्तंड भी क्या है, एक सूर्य मंदिर है। तो मैं पहले भी वीडियो में आपको बताई थी कि किस देवता से कौन सा मंदिर संबंधित है और वो कहाँ पर स्थित है। ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मतलब मान के चलनी चाहिए, और ये चीज़ें तो बिल्कुल याद होना ही होना चाहिए। और तीसरा, उसका निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लगभग 3 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर के मत्तन में स्थित प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में शुभ नवग्रह अष्टमंगलम पूजा का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, और ये सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पर अष्टमंगलम पूजा का आयोजन किया गया है। मार्तंड मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में सूर्य या मार्तंड के सम्मान में कश्मीर के कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य ने करवाया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपका ये है कि ये कौन से राजवंश थे और किसने करवाया था। तो ललितादित्य ने करवाया था और ये कारकोट राजवंश के राजा थे। इसे ग्रीक पैटर्न में चूना पत्थर और स्तंभों का उपयोग करके एक वर्गाकार क्षेत्र में बनाया गया है। यह कश्मीरी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो ये भी ध्यान देंगे किसकी, इसका जो पैटर्न है, इसकी जो शैली है वो कैसी है, तो वो ग्रीक शैली है, ठीक है। और इसमें चूना पत्थर का यूज किया गया है और वर्गाकार क्षेत्र में इसको बनाया गया है, ध्यान देंगे वर्गाकार, ठीक है। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक सिकंदर बुद्ध सिकन के आदेश पर इसे नष्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर कर देगा कि बुद्ध सिकन है यहाँ पर, तो सिकंदर कर देगा, ठीक है, केवल सिकंदर। तो ध्यान देंगे ये बुद्ध सिकन किया था, न कि केवल सिकंदर। तो नाम देगा तो पूरा देगा, ठीक है, वो अलेक्जेंडर वाला नहीं देगा, अलेक्जेंडर वाला सिकंदर अलग है। इसे राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में संरक्षित है। ये अन्य सूर्य मंदिर अगर हम देखें तो कोणार्क का ये भी सूर्य मंदिर है, ये उड़ीसा में है। मोढेरा ये भी सूर्य मंदिर है, गुजरात में है। कटारमल सूर्य मंदिर ये भी सूर्य मंदिर है, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। सूर्य पहाड़ मंदिर ये कहाँ है, असम में। तो केवल कर देगा कि पहाड़ मंदिर। अब बताइए कि पहाड़ मंदिर किससे संबंधित है, तो ये सूर्य मंदिर है ये भी। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, ये बिहार में है। अरसवल्ली सूर्य मंदिर, देखिए यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है, और यही एकमात्र आंसर था कि जो अरसवल्ली है यही सूर्य मंदिर था। तो आप टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़े होंगे तो इस क्वेश्चन को 2 बार सेंड किया गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके चलना है कि ये है कहाँ पर, इनका लोकेशन कहाँ है। ठीक, कोबिल पूछ लेगा कि कोबिल किससे संबंधित है, ये भी सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये कोबिल जो है ये कहाँ है, ये है आपका तमिलनाडु में। तो मेरे हिसाब से तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे चलो मंदिर नहीं पूछेगा तो लोकेशन पूछ लेगा और कह देगा कि केवल एक युग में, केवल 2 युग में, वही वाली चीज़ें फिर आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको ये ध्यान में रख करके चलनी है। फिर देखते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, ये उड़ीसा में है, अभी हमने देखा, ये देखिए यहीं पर देखा। सूर्य मंदिर के दर्शन करने वाले लोग शीघ्र ही जगमोहन के उत्तरी हिस्से में नए नक्काशीदार पत्थरों को देख सकेंगे, यानी ये बनेगा। अवस्थिति, यह मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ध्यान देंगे ये उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है, ना कि पश्चिमी दक्षिणी ऐसे कर देगा।
आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, ये पूर्वी तट पे है। मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो ये 13वीं शताब्दी में हुआ था। और निर्माण किसने करवाया था, तो पूर्वी गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अभी हमने देखा मार्तंड कारकोट वंश का था, ठीक है, कारकोट वंश के राजा ललितादित्य थे। और यहाँ पर क्या है कि वो 8वीं शताब्दी में करवाया गया था, 8वीं था ना, एक मिनट देख लेती हूँ, हाँ 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। और यहाँ पर 13वीं शताब्दी है, ठीक है। और इसके जो निर्माण करवाए थे वो पूर्वी गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम। यहाँ पर आपका द्वितीय कर देगा, जिससे आपको बचना है। ये नरसिंह देव प्रथम थे, इन्होंने करवाया था। स्थापत्य शैली की अगर हम बात करें तो ये कलिंग शैली में बनी हुई है। या तो आपसे कह देगा कि उड़ीसी शैली है या कलिंग शैली है। तो जहाँ पर स्थित है उसी शैली में निर्मित है। मार्तंड सूर्य मंदिर भी जहाँ पर स्थित है उसी शैली में निर्मित है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका प्रभाव कश्मीरी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा सॉरी, इसकी शैली जो है वो ग्रीक पैटर्न पर है, ठीक है, ग्रीक पैटर्न पर है। और ये कश्मीरी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है मार्तंड सूर्य मंदिर को। लेकिन यहाँ पर उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है ये उड़ीसी शैली या कलिंग शैली में निर्मित है। ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। अगला है माहुली मंदिर समूह। ये देखिए ये माहुली है, माहुली मंदिर समूह है, इसको देखते हैं। और ये जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइड में शामिल है कौन सा, तो कोणार्क सूर्य मंदिर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसे भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण संस्कृति मंत्रालय को माहुली समूह के मंदिरों के व्यापक विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। माहुली मंदिर समूह को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण काशी के नाम से निम्नलिखित में से किस मंदिर को माना जाता है, तो माहुली मंदिर समूह को। इस मंदिर समूह में 5 मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में किया गया। यह मंदिर समूह कहाँ है, तो महाराष्ट्र के सतारा में कृष्णा और बिन्ना नदियों के संगम पर हैं। तो थोड़ी सी नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। और ये कहाँ पर है माहुली, तो माहुली आपके महाराष्ट्र में है। मंदिर स्थापत्य कला स्थापत्य की हेमाडपंथी शैली है। ये हेमाडपंथी शैली में निर्मित है ये मंदिर, तो ये भी ध्यान रखेंगे, हेमाडपंथी शैली। निर्माणकर्ता कौन थे, तो निर्माणकर्ता थे हेमाद्री पंडित द्वारा, जो देवगिरी के सेऊना यादव के दरबार में हेमाडपंत के पद पर थे। हेमाडपंत यानी प्रधानमंत्री, इसीलिए इसको रख दिया है हेमाडपंथी। तो ये भी आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में हेमाडपंत का संबंध किससे है, किसको कहते थे, तो ये प्रधानमंत्री को कहते थे। ये भी चीज़ें हम ध्यान में रख करके चलेंगे। विशेषताएं अगर हम देखें इस मंदिर की, तो सप्तभुजी है, ये अष्टभुजी नहीं है, ध्यान देंगे ये सप्तभुजी है। इसमें सूखे पत्थरों की चिनाई से निर्मित गर्भगृह व मंडप है। साथ ही एकल पत्थर पर उकेरी गई एक लंबी संरचना दीपमाल है। तेलंगाना शैल कला पुरास्थल के बारे में देखते हैं। यह विशेषता बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये सप्तभुजीय है। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है हाईलाइट कर दिया गया है, ये सब आप छोड़ सकते हैं, किससे चिनाई हुई है, किससे क्या हुआ है, ये इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। अब देखते हैं तेलंगाना शैली कला पुरास्थल के बारे में। तो तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के काशीपेटा में मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों से युक्त एक प्रागैतिहासिक शैलाश्रय महापाषाण काल की समाधियां और सूक्ष्म पाषाण पाए गए हैं। शैलाश्रय एक सांप के फन के समान दिखाई देने वाली शैलों की एक बड़ी संरचना के अंदर स्थित होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये महापाषाण काल की समाधि और सूक्ष्म पाषाण कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं तेलंगाना में, ठीक है, इतना ही आपको ध्यान देना है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण शैल कला शैली और चित्रों में विभिन्न आकृतियां तथा बाइसन के चित्र यह इंगित करते हैं कि शैल कला स्तर सूक्ष्म पाषाण काल से संबंधित है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये सूक्ष्म पाषाण काल से ही संबंधित है। एक हथियार लिए किसी पुरुष के चित्र के उत्तर ऐतिहासिक काल से संबंधित होने की संभावना है। तो छोड़ इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका आदि चन्नल्लूर। ये क्या है, आदि चन्नल्लूर क्या है, ये क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु के पुरातात्विक स्थल आदि चन्नल्लूर का उत्खनन किया है। इस उत्खनन के दौरान एक विशाल दफन कलश से सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है। तो ध्यान देंगे, एक
कलश पाया गया है बहुत बड़ा, जिसमें सोने की मुकुट रखी गई थी। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। तो आदि चंदनलूर कहाँ पर है? ये कहाँ है आपका? ये है आपका तमिलनाडु में। और यहाँ से क्या साक्ष्य पाए गए हैं? तो ये आप देख सकते हैं कि सोने का मुकुट पाया गया है जो एक कलश के अंदर रखा गया था। अब इसका लोकेशन देखते हैं कि ये आदि चंदनलूर है कहाँ पे। तो कह रहा है कि आदि चंदनलूर दक्षिणी तमिलनाडु के तुत्तुकुडी जिले में तामिरबरनी नदी के निचली घाटी में स्थित है। ये नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नदी पूछ लेगा, यहाँ पर नदी का नाम चेंज कर देगा। तो ध्यान देंगे कि तामिरबरनी नदी जो है, यहीं पर ये आदि चंदनलूर जो है, ये जो खोज की गई है, ये इसी के निचली घाटी में स्थित था। संगम साहित्य में वर्णित प्राचीन बंदरगाह कोरकई का संबंध किससे है? तो कोरकई एक क्या है? बंदरगाह है। आदि चंदनलूर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो कोरकई है इसका संबंध किससे है? तो ये एक बंदरगाह है। और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो संगम साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। तमिलनाडु में स्थित यह एक महापाषाणकालीन स्थल है। तो ये भी ध्यान देंगे, एक ये महापाषाणकालीन स्थल है, ना कि नवपाषाणकालीन स्थल। ठीक है, तो ध्यान देंगे महापाषाणकालीन स्थल है। यह भारत में उत्खनित प्रथम पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इसका उत्खनन 1876 ईस्वी में एक जर्मन अन्वेषक एंड्रियो जागोर ने किया था। तो ये भी ध्यान देंगे कि जो आदि चंदनलूर है, यहाँ पर जब इसका पहला उत्खनन हुआ था तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो वो थे एंड्रियो जागोर। बाद में एएसआई के पूर्व अधीक्षक अलेक्जेंडर री ने उत्खनन किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि आदि चंदनलूर न केवल महापाषाणकालीन संस्कृति को प्रदर्शित करता है, बल्कि लौह युग और संगम युग की ओर संक्रमण काल को भी दर्शाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। दक्षिण भारत में सबसे पुराने लौह युग के स्थल हल्लूर है, हल्लूर और आदि चंदनलूर। तो ये लौह युग के सबसे पुराने स्थल है। तो ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। हल्लूर कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक में ही कुन्नूर गुफा है, जहाँ पर क्या पाया गया था? राख के साक्ष्य पाए गए थे कुन्नूर गुफा से। आदि चंदनलूर महापाषाणीय समाधि स्थल पर पाए गए कंकाल को भिन्न निर्जातीय मूल का बताया गया है। अधिकांश कंकाल गैर भारतीय थे। यह वैश्विक व्यापारियों की उपस्थिति को इंगित करता है। तो जाहिर सी बात है, जो कंकाल गैर भारतीयों के होंगे वो जाहिर सी बात है अपने यहाँ के तो होंगे नहीं, बाहर से ही आए होंगे। और बाहर से कोई क्यों आएगा? या तो हमारे यहाँ व्यापारिक उद्देश्य से आया हो या पर्यटन के उद्देश्य से आया हो। तो उस टाइम पे पर्यटन तो था ही नहीं, उस टाइम पे तो एकमात्र उद्देश्य व्यापार ही होता था। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इशारा जो ये हो रहा है, ये इंगित जिसकी तरफ कर रहा है, वो ये कह रहा है कि ये हो सकता है कि वैश्विक व्यापारी हूँ। ठीक है। चेन्नई में 12,000 वर्षों से मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई से ये मिला है। तो इसको देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को चेन्नई के बाहरी इलाके में खुदाई से कुछ कलाकृतियां मिली हैं। इससे इन क्षेत्र में लगभग 12,000 वर्षों से लोगों के निरंतर निवास का पता चलता है। ये कलाकृतियां मध्य पाषाण काल ईसा पूर्व से, ये मध्य पाषाण काल की बताई जा रही है, इतना बस ध्यान रखेंगे। और पल्लव काल शताब्दी की शुरुआत से 9वीं शताब्दी, इस क्षेत्र में मानव के निरंतर, कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो आवास पाए गए हैं चेन्नई में, मानव के जो निवास के साक्ष्य मिले हैं, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुएं, अब जाहिर सी बात है खुदाई से क्या मिलेगा? वही सब औजार वगैरह मिलेंगे, आभूषण वगैरह मिलेंगे, यही तो मिलेगा ना। तो देखते हैं। सतह से नीचे की परत में मध्य पाषाण काल के हस्तकुठार, खुरचनी, क्लीवर्स सहित पत्थर के औजार पाए गए हैं। ऊपरी परत में क्या पाया गया है? इस परत में संगम युग से रोमन शैली के भांडे खंडे, कांच के मनके, सोने के आभूषण, टेराकोटा खिलौना आदि पाया गया है। और सतह पर क्या पाया गया है? विष्णु और शिवलिंग की प्राचीन मूर्तियां, जिससे प्रारंभिक तथा उत्तर पल्लव युग का संकेत मिलता है। तो थोड़ा सा बस आप ध्यान रख लीजिएगा कि ऊपरी परत में क्या पाया गया है, निचली परत में क्या पाया गया है और बीच में क्या पाया गया है। ठीक है, तो सतह पर क्या पाया गया है ये आप देख सकते हैं, शिवलिंग वगैरह पाया गया। ऊपरी परत में क्या पाया गया है ये आप देख सकते हैं कि भांड वगैरह पाए गए हैं। और सबसे नीचे क्या पाया गया है?
तो हस्त, कुठार, क्लीवर्स, ऐसे। तो थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगा लीजिएगा कि सबसे पहले क्या था, पत्थर के औजार बनते थे, तो जाहिर सी बात है पत्थर के औजार बने होंगे, फिर उसको लोग छोड़ के कहीं और गए होंगे, फिर उस पर मिट्टी पटी होगी, वो नीचे जो है औजार दब गया होगा। उसके बाद से वो फिर क्या हुआ गया कि ऊपरी परत, इसके ऊपरी परत में क्या पाया गया होगा, मनके वगैरह पाए गए होंगे, ये सब। फिर सतह पर क्या पाया गया, ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा आप करके ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं चित्रकला और अन्य कलाएं। इसमें देखते हैं पारंपरिक भारतीय वस्त्र, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हाल ही में यूनेस्को ने 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा नामक दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज में देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे आप कि 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है। अब भारत के पारंपरिक वस्त्र के बारे में देखते हैं, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय वस्त्रों की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी जा सकती है। यहाँ के लोग अपनी पोशाकों की बुनाई करने के लिए घर पर तैयार धागे का प्रयोग करते थे। वे अपने वस्त्रों को रंगने के लिए नील का प्रयोग करते थे। तो ध्यान देंगे, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इसका मतलब कि नील से परिचित थे, ठीक है। हालांकि वहाँ पर जो कपड़े का कलर पाया गया है वो लाल रंग के कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं, और सबसे पहले कपास उगाने का भी जो साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलता है। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये नील के प्रयोग भी करते थे, यानी ये नील से भी परिचित थे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। अब भारतीय पारंपरिक वस्त्रों की श्रेणियाँ अगर हम देखें तो कढ़ाई वाले वस्त्र आते हैं। एक तो ये फुलकारी चिकनकारी होता है, ये लखनऊ का जो चिकन कुर्ता है, चिकनकारी इस तरीके का है कुछ कपड़ा, बहुत ही फेमस है। फिर प्रतिरोध रंजित यानी बंधनी इकत, छपाई वाले वस्त्र कलमकारी बंगरू छपाई, हाथ से बुने वस्त्र बनारसी जरी वस्त्र कश्मीरी शॉल। तो ये हाथ से बुने जाते हैं बनारसी जरी वस्त्र, और ये कश्मीरी, ये जरी वाला देखे होंगे ना कि आजकल तो लहंगे वगैरह पे जो लहंगा होता है, लहंगा इस तरह का होता है, तो इस पर जरी से जैसे फूल पत्ती ऐसे बना दिया जाता है जरी से, ठीक है। और पीली पीली सी जरी होती है, पीली भी होती है, रेड भी होती है, जो दुल्हनों के जो होते हैं ये, तो उस पर बना दिया जाता है। तो ये जरी की जो कढ़ाई होती है ये किससे होती है, ये हाथ से बुनी हुई होती है। और ये जो कश्मीरी शॉल भी होते हैं ये भी हाथ से बनाए जाते हैं। छपाई वाले जाहिर सी बात है छपाई हो रही है तो कलमकारी बंगरू छपाई ये सब होती हैं। तो ये श्रेणियाँ हैं, ये चारों श्रेणियाँ थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देने के लिए की गई पहले, अब क्या क्या पहले की गई हैं कि जो परंपरागत हमारे शिल्प हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाया जाए ताकि लोग इसका डिमांड बढ़ाए, ठीक है। तो एक तो किया गया है राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, दूसरा व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, तीसरा अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, चौथा हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर योजना, और पांचवा विपणन सहायता और सेवा योजना। तो ये आपका मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन आएगा आपका। भारत की विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची। अब देखते हैं उत्तर भारत के, अगर हम सबसे पहले देखें तो लद्दाख, तो लद्दाख में ये थिग्मा, ये ऊन बांध कर रंगाई की हो वस्त्र या बंधानी या टाई डाई, ये थिग्मा है, थिग्मा। हिमाचल प्रदेश में चंबा रुमाल और चंबा घाटी, ये तो पता ही आपको, चंबा रुमाल हिमाचल का है। हरियाणा का क्या है, खेस बुनाई, ये खेस बुनाई हरियाणा का है। और ट्रेपेस्ट्री क्या है, ये पानीपत का, ये भी हरियाणा का ही है। राजस्थान में अगर हम देखें तो डंका कटाई, डंका कढ़ाई उदयपुर का है। स्लिप्ड प्लाई बेड बुनाई उत्तर प्रदेश का, देखिए जामदानी उत्तर प्रदेश का है। बालूचरी बुनाई ये भी उत्तर प्रदेश का है। बदला कढ़ाई ये भी उत्तर प्रदेश का है। ग्यासर बुनाई ये भी उत्तर प्रदेश का है। हैंड ब्लॉग प्रिंटिंग ये भी उत्तर प्रदेश का है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा कहाँ का है। पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो गुजरात का क्या है, अश्ववल्ली साड़ी की बुनाई, कुश्ती बुनाई, मसरू बुनाई, माता पटोला रोगन सुजानी है, ये सुजनी नहीं है, ये सुजानी है। सुजनी कहाँ का है, सुजनी बिहार का है, ठीक है, ये सुजानी है। तो ध्यान देंगे सुजनी और सुजानी अंतर है, ठीक है। महाराष्ट्र का हिमरू,
मध्य प्रदेश का नंदना, गोवा का कुनबी, ठीक है, ये सब बुनाई हैं। बिहार का बावन बूटी, खेता कढ़ाई, उड़ीसा का बंद बधानी, बरहामपुर, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको 3-4 बार आप पढ़ेंगे जब जाके ये याद होगा। पश्चिम बंगाल का सुगंधित वस्त्र, गरद। दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हिमरू, सिद्दीपेट, गोंगड़ी, ठीक है। हिमरू हमने और देखा ना कहीं पे, हिमरू महाराष्ट्र का भी है और हिमरू जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का भी है। अच्छा ये देखिए, हिमरू यहाँ भी है और हिमरू यहाँ भी है, तो दोनों जगह का है। कर्नाटक का गुलेदगुंडू, इलक्कल, लंबाड़ी, मोलकालमूरू, ठीक है। यहाँ का सिकल नायक नपेट, सुगुंडी या चुगंडी, टोंडा कढ़ाई। केरल का आयुर्वेदिक वस्त्र, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, खास करके तो ये पूर्वोत्तर भारत की और यहाँ जो कर्नाटक है और ये केरल है, ठीक है। गुजरात का भी आप देख लीजिएगा। मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा करके सब देख लीजिएगा, क्योंकि क्या पता कहाँ से उठा करके पूछ ले। अब देखते हैं भारतीय खिलौनों के बारे में। तो यहाँ पर सुर्खियों में ये क्यों रहा है, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौने के सुरक्षा पहलुओं पर 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। कितने, तो 10 भारतीय मानक प्रकाशित हुए हैं। खिलौने से जुड़े कुल 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए हैं। इनमें से 7 मानक खिलौनों की सुरक्षा पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का हिस्सा है। यह अनिवार्य बनाता है, यानी यह जो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश है ये क्या करता है, यह अनिवार्य बनाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलौने की सुरक्षा के 7 भारतीय मानकों के अनुरूप हो। साथ ही BIS लाइसेंस के तहत उनमें एक मानक, ये छोड़ दीजिए ये सब, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो सुरक्षा पहलू पर 10 भारतीय मानक जो बनाए गए हैं, जो प्रकाशित किए गए, ये लागू कब से होंगे, 1 जनवरी 21 से ये लागू हो चुका है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर है भारतीय मानक ब्यूरो को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, एक विधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। तो यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधीन है। तो ध्यान देंगे, उपभोक्ता मामलों के जो विभाग हैं उनके अधीन ये कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मानकीकरण करना, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणन का सामंजस्यपूर्ण विकास, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को नया बल प्रदान करना है। कुल मिला जुला करके खिलौने के गुणवत्ता पर ध्यान देना है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय है इसका, कहाँ कहाँ है, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, चंडीगढ़ है और दिल्ली है। इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें 25 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, और उपाध्यक्ष कौन होता है, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये खिलौना देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू, भारत का वर्तमान खिलौना बाजार लगभग $1.5 अरब का है। देखिए कितना बड़ा इनकम देता है ये, ठीक है। यह वैश्विक खिलौना बाजार का केवल कितना प्रतिशत है, तो केवल 0.5% ही है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, तो ये मेंस के हिसाब से है, बस एक बार देख लेते हैं। स्थानीय स्तर पर खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौना उद्योग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टर्स सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके तहत 6ठी कक्षा के छात्रों के लिए खिलौना बनाने का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं विनिर्माण केंद्र जो है खिलौने का, ये कहाँ कहाँ पर है। तो एक तो है पंजाब में है छनकना, एक सीटी वाला खिलौना है ये, सीटी वाला, ठीक है। घुग्गू बच्चों के लिए झुनझुना पेट्टी, लट्टू घुमाने वाला लट्टू तो आपको पता ही होगा, और हंद वही किचन सेट। तो ये आप देख सकते हैं ये कहाँ का है, तो ये पंजाब का है। जो बच्चे लाते हैं ना किचन का खिलौना, जिसमें कढ़ाई होती है, गैस भी होता है, प्लास्टिक का सब बने होते हैं, तो ये खिलौना कहाँ का है, तो ये पंजाब का है। ये जो छकना है, सीटी जो बजाते हैं बच्चे ऐसे, ये और ये लट्टू और ये घुग्गू, ये जो खिलौने हैं ये पंजाब के हैं। गुजरात का कौन सा खिलौना है, तो थिगड़ा डिंगला, ये गुजरात का है। महाराष्ट्र का भातुकली किचन सेट,
सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने हैं ये। कर्नाटक का चन्नपट्टना खिलौना और किन्नाली, ये तो आपको जानते ही होंगे, ये बहुत ही फेमस रहा है न्यूज़ में। किन्नाली खिलौना भी कहाँ का है आपका? कर्नाटक का है। उत्तर प्रदेश का बनारस के लकड़ी के खिलौने, उत्तर प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा संबलपुर के खिलौने, पत्थर के खिलौने। असम असारी कांदी टेराकोटा खिलौना, ये असम का है। मणिपुर में लैफा देवी, ये भी खिलौना है, लैफा देवी। पश्चिम बंगाल का नटुन ग्राम डॉल्स। तेलंगाना का निर्मल खिलौना है। तमिलनाडु का तंजावुर गोलू गुड़िया चोंपू सामान, ये तमिलनाडु का है। बिहार का कन्यापुत्री डॉल्स सिक्की वर्क। आंध्र प्रदेश का एडिकोप्पा खिलौना और कुंडापल्ली खिलौना। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, कर्नाटक वाला इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये जो हैं दक्षिण के, ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलेंगे। अभी देखते हैं सुर्खियों में रही कलाकृतियों को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, फिर हमारा आ जाएगा तीसरा चैप्टर, सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल। तो इसको पूरा देख ही लेते हैं, ज़्यादा है नहीं ये, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों नेताओं को भारत की पारंपरिक कलाकृतियां भेंट की हैं। तो जो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बाली में आयोजित किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो ये जो भेंट किए हैं नेताओं को भारत की पारंपरिक कलाकृतियां भेंट की हैं, तो देखते हैं। पहाड़ी लघु चित्रकला कांगड़ा शैली, ये PYQ है, आप जाकर के देख सकते हैं कला एवं संस्कृति वाले क्वेश्चन में ये कांगड़ा शैली पूछा हुआ है। ये लघु चित्रकला से संबंधित है, यही पूछा था वहाँ पर कि ये किससे संबंधित है। तो यह लघु चित्रकला और पुस्तक चित्रण की एक शैली है। यह भारत में हिमालय की तलहटी की स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, हालांकि वहाँ भी आपको मिल ही जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो यह चित्रकला कांगड़ा क्षेत्र के एक प्रमुख शासक राजा संसार चंद्र के संरक्षण में विकसित हुई। तो ये भी ध्यान देंगे कि किसके संरक्षण में विकसित हुई थी। कांगड़ा शैली अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैलियों में से एक है, ठीक है। यह शैली अपने निर्मल सौंदर्य और निष्ठापादन की सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है। कांगड़ा शैली की अनूठी विशेषताएं क्या हैं? रेखाओं की सूक्ष्मता, रंग की चमक, अलंकारिक विवरणों की सूक्ष्मता। इस शैली में चित्रित सबसे लोकप्रिय विषय है भागवत पुराण, गीत गोविंदम, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला और 12 मासा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? यहाँ पर एक तो ये ध्यान देना है कि ये लघु चित्रकला से संबंधित है। अब भारत के हिमालय के तलहटी में स्वतंत्र राज्यों में ये विकसित हुई। एक प्रमुख शासक थे राजा संसार चंद्र, इन्होंने इसको संरक्षण दिया। कांगड़ा शैली अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैलियों में से एक है ये। और इसकी जो विशेषताएं हैं तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि चटक रंग का इसमें यूज किया जाता है, चमक होता है इनमें। और थोड़ा सा ये विषय ये क्यों लोकप्रिय होते हैं, तो ये विषय वस्तु थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि किन के बारे में ये बताया जाता है। मातानी पछेड़ी, मातानी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ है मातृ देवी के पीछे। ध्यान देंगे, मातानी पछेड़ी। तो मातानी पछेड़ी यानी मातृ देवी के पीछे। पछेड़ी एक धार्मिक हस्त निर्मित वस्त्र है। इसके केंद्र में मातृ देवी का चित्र बनाया जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे दीवार होता है ना, दीवार ऐसे दीवार हो गया, आपने यहाँ पे पेंटिंग किया और पेंटिंग करके आप बैठ गए, फ़ोटो खिंचवाएं तो बड़ी सुंदर आपका फ़ोटो आएगा। तो पेंटिंग आपके पीछे है ना, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये पीछे ये पेंटिंग होती है और बीच में सेंटर में यहाँ पर क्या किया जाता है, मातृ देवी का चित्र बनाया जाता है। इसलिए कहा गया है मातृ देवी के पीछे। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत गुजरात के घुमंतु बागरी समुदाय के लोगों ने की। तो यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे कि इसकी शुरुआत किसने की, तो गुजरात के घुमंतु बागरी समुदाय। तो बागरी समुदाय कहाँ का है? एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात का है और इनके द्वारा ही ये शुरू किया गया था। उनकी निचले जाति के कारण उन्हें माता के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इस पर उन्होंने कपड़े के टुकड़ों पर देवी माँ के चित्रों का चित्रण करना शुरू किया तथा अपने स्वयं की पूजा स्थल बनवाए। मातानी पछेड़ी को गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की कलमकारी कला के मिलती जुलती है। साथ ही इसमें चित्रकारी की एक ही विधि अर्थात बांस से बनी कलम का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जब उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया तो उन्होंने क्या किया, आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आस्था है तो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है।
तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर मंदिर में जाने का हमें मौका नहीं मिल रहा है तो हम एक काम करते हैं कि एक कपड़े पर चित्रकारी करेंगे, वहाँ पर माता देवी जो है हमारी, उनको स्थापित करेंगे और उन्हीं की पूजा करेंगे। इस तरीके से उन्होंने ये सोच करके किया और आज देख सकते हैं आज ये मतलब कितना फेमस है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये कि इसे गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है और इसमें बांस से बनी कलम का यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल पूरा हस्त निर्मित है ये। ठीक है, अगला है पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला का इतिहास काफ़ी पुराना है। हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्रों में भी इस कला शैली के दर्शन होते हैं। पिथौरा चित्रकला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले राठवा, भील, नायक व ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्रों में देखने को मिलता है। तो ध्यान देंगे ये एक किसी विशेष एक जगह का नहीं है, यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ भी ये बनाए जाते हैं और किसी एक विशेष समुदाय के द्वारा भी ये नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसमें राठवा भी हैं, भील भी हैं, नायक भी हैं और ताड़ी जनजातियाँ भी हैं। ये चित्रकारियाँ आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन एवं मान्यताओं के संबंध में जानकारी देती है। पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ पर जो है ना 7 घोड़े, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे कि इसमें 7 घोड़े हैं कि 5 घोड़े हैं। तो सप्तऋषि आप सुनते हैं ना, जो आसमान में जो तारे बनते हैं सप्तऋषि, 7 तारे मिलकर के सप्तऋषि बनाते हैं, वो हल्का आकार बनता है। तो बस इसी से ध्यान रख लीजिएगा कि ये इसमें 7 घोड़े जो हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। ये घोड़े उन 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राठवा समुदाय के निवास स्थान के चारों ओर मौजूद हैं। पिथौरा चित्रकला एक कला शैली से अधिक एक अनुष्ठान है। तो ध्यान देंगे ये एक तरीके का एक अनुष्ठान है। इसमें कला शैली के रूप में तो मान्यता कम, लेकिन इसको लोग अनुष्ठान के रूप में ज़्यादा मानते हैं। यह अनुष्ठान या तो भगवान के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अथवा इच्छा या वरदान मांगने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान यही 3 चीज़ें रखनी है कि ये किससे संबंधित है, इसमें क्या विशेषताएं हैं और ये किस लिए बहुत ज़्यादा ये जाना जाता है। ठीक है, बस इतना ही। सुलेमानी कटोरे, अब देखते हैं सुलेमानी कटोरा क्या है। तो सुलेमानी कटोरा या अकीक मध्यम स्तर का मूल्यवान पत्थर है। अच्छा, ये पत्थर है। यह राजपीपला की भूमिगत खानों में और रतनपुर में नदी तल में पाया जाता है। इस पत्थर को इन कटोरे जैसी अलग अलग सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए निकाला जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सुलेमानी पत्थर में किसी व्यक्ति के भीतर अथवा उसके आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उपचारात्मक गुण मौजूद होते हैं। 18वीं शताब्दी में खंभात का बंदरगाह सुलेमानी पत्थर उद्योग का केंद्र था। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि सुलेमानी जो कटोरा है ये एक पत्थर से बना हुआ है और ये क्या करता है कि व्यक्ति के आसपास जो ऊर्जा होती है उसको संतुलित करता है और इसके लिए उपचारात्मक ये गुण मौजूद होते हैं इसमें, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और खंभात का जो बंदरगाह था वो सुलेमानी पत्थर उद्योग का केंद्र था। तो ये भी आप ध्यान में देंगे। पाटन पटोला, अब पाटन पटोला देखते हैं ये क्या है। तो पाटन पटोला यह शुद्ध रेशम से बुनी गई दोहरी इकत या पटोला की प्राचीन कला है। यह 11वीं शताब्दी के समय की उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र की कला है। तो ध्यान देंगे ये पाटन पटोला जो है ये पाटन क्षेत्र गुजरात की कला है। पटोला वस्त्र दोनों तरफ रंगों और डिजाइनों की समान गहनता दर्शाते हैं। इसके रंगाई की तकनीकों को बांधनी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान में रखिएगा। अगला है किन्नौरी शॉल। किन्नौरी शॉल कहाँ का है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आप देखे भी होंगे इसको ओढ़ते हुए। उत्तराखंड में भी लोग ऐसे ही सेम शॉल ओढ़ते हैं। तो ये कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध शॉल है किन्नौरी शॉल। ये ध्यान रखेंगे किन्नौरी कहाँ का है। इसमें ज्यामितीय डिज़ाइन पर मध्य एशियाई संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव है। इसके डिज़ाइन में ऐसे रूपांकन शामिल हैं जो आमतौर पर धर्मों और संस्कृतियों के प्रतीक हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये ईसा मसीह के जैसे दिख रहा है। तो ये धर्मों और संस्कृतियों के प्रतीक हैं। इसके आधार के रंग प्राकृतिक अर्थात धूसर, काला, भूरा, सफ़ेद हैं तथा इनमें अलंकरण के रंग नारंगी, नीला, हरा आदि हैं। इन शालों को अधिकांशतः 2 भागों में बुना जाता है। इन भागों को फिर व्यापक रूप से हाथ की सिलाई के माध्यम से एक केंद्र से जोड़ा जाता है। तो ध्यान देंगे इसकी विशेषता क्या है। एक तो ये ध्यान देंगे कि ये जो किन्नौरी शॉल है ये कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। इसके जो डिज़ाइन बनते हैं वो ज्यामितीय आकार पर बनते हैं
और इसमें धर्मों और संस्कृतियों का प्रतीक को ज़्यादा वो करते हैं। और कलर आप देख सकते हैं कि हर कलर इसमें यूज हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें कलर थोड़ा सा यहाँ पर कि कौन कौन से कलर हैं, थोड़ा सा नज़र में इसको बिठा लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की अगर हम बात करें तो रोगन चित्रकला। तो ये रोगन चित्रकला है, ये कहाँ का है? तो क्वाड मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को एक सफ़ेद रोगन भेंट किया। रोगन वस्त्र पर की जाने वाली चित्रकला का एक रूप है। इसे 4 शताब्दियों से अधिक पुराना माना जाता है। वर्तमान में यह गुजरात के कच्छ के निरोना में केवल एक ही परिवार द्वारा संरक्षित है। आप देख सकते हैं, मतलब एक ही परिवार केवल इसका संरक्षण कर रहा है। और इसका जो है क्या है कि क्वाड मीटिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को ये भेंट किया है। तो ये हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर एक प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरे प्रधानमंत्री के भेंट की। ठीक है, तो ये चीज़ें देखेंगे आप। और ये गुजरात के कच्छ में निरोना में केवल एक ही परिवार द्वारा इसको संरक्षित किया जा रहा है। रोगन एक फारसी शब्द है, ये भी ध्यान देंगे। इसका अर्थ है वार्निश या तेल। इस कला में उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से बने पेंट का उपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, ये भी इसमें उबले हुए तेल होते हैं और वनस्पति जो रंग होते हैं केवल उसी का यूज करते हैं। इस कला में अरंडी के तेल से बने एक विशेष पेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें सामान्यतः ज्यामितीय रूपांकनों को प्राथमिकता दी गई है। तो ये इसकी विशेषता भी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये जो उबले हुए तेल होते हैं उसमें वनस्पतिक रंग को बनाते हैं, उसका यूज होता है। दूसरा, अरंडी के तेल का यूज इसमें ज़्यादा होता है। और ये ज्यामितीय रूपांतर में जो होते हैं ज़्यादातर होते हैं, इसमें इसकी प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है। अब देखते हैं सांझी चित्रकला। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को सांझी चित्रकला का एक चित्र भेंट किया है। तो ध्यान देंगे, सॉल किसको दिया गया है? ये जो रोगन कपड़ा था, ये जो दिया गया है, ये किसको दिया गया है? जापान के प्रधानमंत्री को। लेकिन ये जो चित्रकला थी, ये सांझी चित्रकला, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेंट किया है। इस चित्रकला का विकास 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। तो ये भी ध्यान देंगे, इसका जो विकास था वो कहाँ पर हुआ था? वृंदावन में हुआ था। इसमें कृष्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित स्टेंसिल बनाना शामिल है। सांझी शब्द सांझ या संध्या से लिया गया है। यह संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रथा से संबंधित है। यानी संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाते हैं, उसी प्रथा से यह संबंधित है, इसीलिए इसको कहते हैं सांझी चित्रकला। अब है पट्टा चित्रकला। अब देखते हैं ये पट्टा चित्रकला क्या है, ये कहाँ का है? सबसे पहले तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें एक पट्टा चित्र पेंटिंग भेंट की। तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इसका मतलब कि ये उड़ीसा का है। तो ये जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है, किसको? तो पोप फ्रांसिस को दिया गया है वेटिकन सिटी में। वस्त्र आधारित स्क्रॉल पेंटिंग उड़ीसा की एक विशिष्ट पेंटिंग है। तो ये उड़ीसा की है पेंटिंग। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो 12वीं शताब्दी से मानी जाती है। इस पेंटिंग को एक विशेष कैनवास पर बनाया जाता है। इसमें सूती साड़ियों को इमली के घोल के साथ बिछाया जाता है और तत्पश्चात क्ले पाउडर से लेपित किया जाता है। यह कला श्री जगन्नाथ पंथ और पुरी में मंदिर परंपराओं से निकटता से संबंधित है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये जगन्नाथ का, सुभद्रा का और भाई बलराम का, ये 3 मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं जो कि जगन्नाथ मंदिर से संबंधित लग रही हैं बिल्कुल। तो उड़ीसा का है भी, तो जाहिर सी बात है, आप जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में कल मैं आपको बताई थी कि कितनी यहाँ पर दैवीय चीज़ें होती हैं। तो जाहिर सी बात है, आस्था बहुत ज़्यादा है इस मंदिर को लेकर के। तो वहाँ पर ये जो कला है इस जगन्नाथपुरी मंदिर से संबंधित है। रत्नागिरी की शैल नक्काशियाँ अगर हम देखें तो विशेषज्ञों ने रत्नागिरी में प्रस्तावित मेगा ऑयल रिफाइनरी परियोजना को अस्वीकार कर दिया। तो ध्यान दीजिए, अस्वीकार कर दिया गया यहाँ पर। अब क्यों? तो इसके पीछे का कारण, इस परियोजना में यहाँ की शैल कलाकृतियों का संभावित नुकसान है। रत्नागिरी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो शैल कलाकृतियाँ हैं, ये जो रिफाइनरी परियोजनाएं जो हैं यहाँ पर लाई जा रही हैं, तो इससे जाहिर सी बात है प्रदूषण होगा ही। और जब प्रदूषण होगा तो यहाँ की ये जो शैलीकृत कलाकृतियाँ हैं इन पे प्रभाव डालेगा। इसलिए उन्होंने इस परियोजना को वहाँ पर अस्वीकार कर दिया। जैसे कि कल हमने देखा था कि मंदिर परिषद के बाहर जो सौंदर्यीकरण परियोजना चल रही थी,
तो उसको भी लोग वहाँ पर मना कर रहे हैं कि इससे क्या है कि मंदिर जो है वो प्रभावित होगा। पेट्रोग्लिफ्ट शैली पेट्रोग्लिफ्ट किसी शैल की सतह के हिस्से को हटाकर किया जाता है। इस शैल कलाकृतियों को संरक्षित स्मारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये शैल नक्काशियाँ प्रागैतिहासिक युग के दौरान कठोर लेटराइटिक शैल पर बनाई गई हैं। इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में शामिल किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये अनंतिम सूची में शामिल है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। ये कोकर क्षेत्र में कितनी नक्काशियाँ हैं कितनी नहीं है इसको छोड़ दीजिए। हाँ, थोड़ा सा इसको देखिएगा कि इस पर किन के चित्रांकन मिलते हैं। तो जानवरों, पक्षियों, ज्यामितीय संरचनाओं और प्राचीन चित्रलेखों का उकेरा इस पर उकेरे जाते हैं। और भीमबेटका और मिर्जापुर नक्काशियों के विपरीत यहाँ जानवरों के शिकार के किसी भी दृश्य को चित्रित नहीं किया गया है। तो ध्यान देंगे भीमबेटका में क्या है कि वहाँ पर क्या किया गया है कि जानवरों का शिकार करते हुए वहाँ पर चित्रों को दर्शाया गया है, लेकिन उसको एक रेखा के रूप में, प्रतीकात्मक के रूप में दर्शाया गया है। पूरे तरीके से उसको नहीं दर्शाया गया अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी वहाँ पर दुख होता होगा मारने के लिए, इसलिए वहाँ पर पूरे तरीके से जो भीमबेटका की गुफा है वहाँ पर आप देखेंगे तो केवल रेखाओं में मिलेगा आपको चित्र। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन इसमें किसी भी जानवरों का ऐसा दृश्य नहीं है जहाँ पर लोगों के द्वारा उसका शिकार किया जाए। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र, इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। तो ये ध्यान देंगे पीसीएस वाले, क्योंकि यहाँ पर पूछ लेगा कि हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का देहांत हुआ है, वो किससे संबंधित थे। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र संबंधित हैं। या ऐसे पूछ लेगा कि हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वो उनका वाद्य यंत्र क्या था, तो वो था संतूर। ठीक है, तो इन दो तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये संतूर वादक थे। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें शामिल हैं अवनद्य वाद्य, इसमें एक खींची हुई खाल से ध्वनि उत्पन्न होती है, उदाहरण के लिए डमरू, नगाड़ा आदि। घन वाद्य क्या होता है, तो ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं, जैसे कि घंटी, गूंग या चिमटा। सुशिर वाद्य क्या होता है, तो ये वायु से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे शहनाई या बांसुरी। तत्वाद्य क्या होता है, तो इसमें 2 बिंदुओं के बीच तारों के कंपन, इसमें कैसे सारंगी, सरस्वती। तो ध्यान ये रखना है कि जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की जो रचना की थी उसमें 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया गया है। पहला अवनद्य वाद्य, घन वाद्य, सुशिर वाद्य और तत्वाद्य। बस इतना ही पूछेगा, बाकी इतना डीप जा करके वो नहीं पूछेगा। रंग स्वाधीनता, संगीत नाटक अकादमी द्वारा रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया। रंग स्वाधीनता स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को संजोने का एक उत्सव है। इस दौरान देश भर के निम्नलिखित लोक संगीत परंपराओं का प्रदर्शन किया। पांडवों का कड़ा, इसमें उनकी संभवतः 17वीं शताब्दी के मेवात में हुई थी। यह आमतौर पर महाभारत के प्रसंगों, युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप की अद्भुत वीरता पर केंद्रित है। तो ध्यान देंगे ये जो रंग स्वाधीनता है, ये एक संगीत नाटक अकादमी के द्वारा क्या किया गया है, स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को सजोने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या कौन से उत्सव शामिल हैं, तो पांडवों का कड़ा, उंगकुथा, पंजाब की ढांडी गायन परंपरा, पुवाड़ा, दस्ताना गोई। ठीक है, दस्तान का मतलब कहानी ही होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको आप नज़र से निकाल लीजिएगा। सुमंग लीला, हाल ही में इम्फाल में अखिल मणिपुर सुभंग लीला महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन हुआ है। सुमंग लीला 19वीं से 20वीं सदी में विकसित एक प्रांगण नाटक मणिपुरी नाट्य कला है। तो इतना ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो सुमंग लीला है इसका 50वां संस्करण मनाया गया है और ये मणिपुरी नाट्य कला है। ऐसा माना जाता है कि यह मैतेई समुदाय के एक अनुष्ठान लाई हरोबा से प्रेरित है। तो ध्यान देंगे ये मैतेई समुदाय के एक अनुष्ठान है लाई हरोबा, इससे यह प्रेरित है। वर्तमान में यह नैतिक मूल्यों, एकता और अखंडता जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। इस प्रकार लोगों को शिक्षित करने तथा समाज में सुधार लाने पर केंद्रित है।
तो जाहिर सी बात, जब नैतिक मूल्य की बात करेगा, एकता की मूल्य की बात एकता की बात करेगा, अखंडता की बात करेगा, तो जाहिर सी बात है समाज में सुधार तो लाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंसात्मक प्रतिक्रियाएं उपजाएगा ये। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि सुमंग का मतलब ये होता है शुभ अवसर, सुमंग लाना, सुमंगलम हो आपका काम, ये सारी चीज़ें जैसे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें महिला कलाकारों की सभी भूमिकाएं पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती हैं। महिला थिएटर समूहों के मामले में पुरुष पात्रों की भूमिकाओं को महिला कलाकार निभाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि महिला का पुरुष निभाता है जो भूमिका होती है, और पुरुष का महिला निभाती है, इसमें अपोजिट होता था। थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे। ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, ये न्यूज़ में बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, केरल में ये हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं, केरल के तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि के प्रथम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां लिखित रूप में ज्ञान को प्रसारित करने और संरक्षित करने के लिए मानव की सबसे प्राचीन व व्यापक तकनीकों में से एक है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखेंगे कि ताड़ के पत्ते की जो पांडुलिपि है, ये केरल के केरल में इसका प्रथम उद्घाटन किया गया है इस संग्रहालय का। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखेंगे। इसको देख लेते हैं। इन्हें दो प्रकार के ताड़ के वृक्षों पाल्मीरा और तालीपोट से प्राप्त किया जाता है। पाल्मीरा का पत्ता मोटा और कम लचीला होता है और समय के साथ कमजोर हो जाता है। तालीपोट का पत्ता पतला और अधिक लचीला होता है, इसमें उत्कृष्ट स्थायित्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह 600 वर्ष तक यथास्थिति में रह सकता है। इसमें भारतीय, नेपाली, दक्षिणी और पूर्व एशियाई संस्कृति एवं धर्म से जुड़े कई अनूठे स्रोत लिखे हुए हैं। मतलब जो संग्रहालय है, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह के जो संस्कृति से जुड़े हुए स्रोत हैं वही केवल इस पर यूज किया गया है। तो कई सारे जगहों का जहाँ देख सकते हैं, भारतीय भी है, नेपाली भी है, दक्षिणी भी है, पूर्व एशियाई भी है। तो ऐसा ये ध्यान रखेंगे कि जो पाल्मीरा का पत्ता है ये मोटा होता है, कम लचीला होता है और समय के साथ कमज़ोर हो जाता है। मोटा भी है, कम लचीला भी है, यानी कठोर है और समय के साथ जल्दी कमज़ोर भी हो जाता है। लेकिन यही कह रहा है कि जो तालीपोट का पत्ता है ये पतला तो होता ही है और बहुत अधिक मुलायम होता है, लेकिन ये यथास्थिति में 600 वर्षों तक बना रह सकता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं लास्ट, ढोकरा कला। बंगाल का लाल बाजार गांव ढोकरा धातु शिल्प का केंद्र बनता जा रहा है। यह गांव बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में 2 स्थान, बिकना और दरियापुर, ढोकरा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ढोकरा धातु की एक ढलाई कला है। इसमें ढलाई के लिए प्राचीन लुप्त मोम विधि, जो कल हमने देखा था कि ये लुप्त मोम विधि जो है क्या है, तो ये लुप्त मोम विधि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, इस लुप्त मोम विधि का यूज किया जाता है और यहाँ पर बिकना और दरियापुर ही केवल इस कलाकृतियों का प्रसिद्ध केंद्र बना हुआ है। और इस लुप्त मोम विधि तकनीकी के खिलौने बनाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप इस खिलौने का निर्माण कर सकते हैं। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इसको आपराधिक कृत्य के रूप में माना जाएगा। यह तांबे और इसकी मिश्र धातुओं या कांस्य जैसी अलौह धातु का इस्तेमाल करने के कारण विशिष्ट है। यह एक प्राचीन परंपरा है और इसका प्रलेखित इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। यह झारखंड की पारंपरिक कला है। तो ध्यान देंगे, ये ढोकरा कला जो है ये बंगाल का लाल बाजार गांव में ये जो ढोकरा धातु शिल्प का केंद्र बनता जा रहा है, ये ध्यान देंगे। ये झारखंड की पारंपरिक कला है। ये जो ढोकरा जो है ये कहाँ स्थित है, तो बंगाल और झारखंड की सीमा पर। तो ये चीज़ें हम ध्यान में थोड़ा सा देंगे। और बीकना दरियापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये ढोकरा कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हाईलाइटेड की गई हैं इसे आप ध्यान में देंगे। और लुप्त मोम जो विधि तकनीकी है, इससे जो नटराज की कांस्य मूर्ति है चोल कालीन, उसको भी बनाया गया है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन कीजिए। और ये ज़्यादा है नहीं अब, ठीक है, आधा लगभग हम लोग कर ही चुके हैं। तो जल्दी ही आपका ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग उसको पढ़ेंगे, सोशल इशू को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पढ़ेंगे इसको, सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल।